अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। आज से 16 साल पहले 18 अक्टूबर 2007 को मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम और 2 मरतबा पाकिस्तान की वजीर आजम बनने वाली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब जिला वतनी काटने के बाद पाकिस्तान पहुंची तो सानेहा कारसाज रूनुमा हुआ, जिसमें 150 के करीब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अकीदतमंद उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। अलमनाक दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद हुए। आज से 16 साल पहले जो सवालात इस सानेहे पर उठा रहे थे वो तमाम तर सवालात आज भी उतने ही वैलिड हैं और पाकिस्तान की अवाम इन सवालों का जवाब चाहती है, क्योंकि जो 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, यह सानेहा कारसाज भी उसी की एक कड़ी थी। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासतदानों पर हमले या सियासतदानों की असैसिनेशन, उनका कत्ल या फिर उनको सियासी तौर पर विक्टिमाइज करना कोई अचंभे की बात नहीं है। ऐसे दर्जनों वाकयात पेश आ चुके हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 16 अक्टूबर 1991 को पाकिस्तान के पहले वजीर आजम नवाबजादा लियाकत अली खान को रावलपिंडी में जलसा-ए-आम के दौरान गोलियां मारकर कत्ल किया गया और उनके कातिल को भी मौके पर ही हलाक कर दिया गया। मुल्की सियासत की एक और नामवर शख्सियत साबिक सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को पाकिस्तान के जनरल ज़िया-उल हक के दौरे हुकूमत में एक मतनाज़ा ट्रायल के बाद रावलपिंडी में फांसी दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने के 9 साल बाद जनरल ज़िया-उल हक तैयारे के एक हादसे में हलाक हो गए। चौधरी ज़हूर इलाही को 25 सितंबर 1981 को लाहौर में गोलियों का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। चौधरी ज़हूर इलाही मुल्क के सफ़ अव्वल के सियासी रहनुमा और ज़िया-उल हक की काबीना में वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत रह चुके थे। उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बड़े साहबजादे और उस वक्त की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो को 20 सितंबर 1996 के दिन कराची में एक पुलिस कार्रवाई में सरेआम कत्ल कर दिया गया। 3 जनवरी 1999 को उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कातिलाना हमले में बाल बाल बचे और उनकी खानदानी जमीनों की तरफ जाने वाले रास्ते में मौजूद पुल पर उनके कत्ल के इरादे से बम नस्ब किया गया। कुछ मसरूफियात के बिना पर उनको निकलने में ताखीर हो गई, जिसकी वजह से वो हमले का शिकार नहीं हुए। उस वक्त पाकिस्तान में लश्कर जंगवी के खिलाफ ऑपरेशन जारी था। फिर 14 दिसंबर 2003 को साबिक फौजी सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के काफिले पर रावलपिंडी में खुदकुश हमला किया गया, ताहम वो हमले में महफूज रहे। 25 दिसंबर को एक बार फिर उन पर कातिलाना हमला हुआ, ताहम वो इस बार भी मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। इससे कबल 26 अप्रैल 2003 को परवेज मुशर्रफ को पहली बार कराची के शाहराह फैसल पर निशाना बनाने की कोशिश की गई। दहशतगर्दों ने शाहराह फैसल पर ऐसी जगह पर एक खड़ी गाड़ी को बम धमाके से उड़ाया जहां से जनरल परवेज मुशर्रफ का काफिला गुजर रहा था। 30 जुलाई 2004 को पाकिस्तान के नामजद वजीर आजम शौकत अजीज पर कातिलाना हमला हुआ, जिसमें वो महफूज रहे, लेकिन उनके साथ मौजूद 6 अफराद हमले में हलाक हो गए। 18 अक्टूबर 2007 को पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो पर खुद साख्ता जिला वतनी खत्म करके वापस आते कातिलाना हमला किया गया, जब उनके इस्तकबाल के लिए पीपल्स पार्टी कारकुनान और अवाम का मजमा लगा हुआ था। इस दौरान मजमे में 2 धमाके हुए, जिसके नतीजे में 180 से ज्यादा लोगों की अमवात हुई, जबकि 500 से ज्यादा अफराद जख्मी थे। बेनज़ीर भुट्टो इस हमले में महफूज रहीं। फिर 27 दिसंबर 2007 को 2 बार मुल्क के वजीर आजम रह चुकी बेनज़ीर भुट्टो को 15 साला खुदकुश हमलावर ने शहीद कर दिया। उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो रावलपिंडी के लियाकत बाग में इंतखाबी रैली से खिताब करके वापस जा रही थी जब हमलावर उनकी गाड़ी के करीब गया। पहले उन्हें गोली मारी और फिर उसके बाद खुदकुश धमाके से खुद को उड़ा लिया। 2 अक्टूबर 2008 को अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा असफंदयार वली पर 4 सदा में कातिलाना हमला हुआ, लेकिन वो बाल बाल बच गए। और फिर दिसंबर 2012 में खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर वजीर बशीर अहमद बलोर पेशावर में खुदकुश धमाके में शहीद हुए। 25 दिसंबर 2018 की शब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक रहनुमा और साबिक मेंबर कौमी असम्बली सैयद अली रजा आबिदी को उनके कराची के रिहाइशगाह के बाहर टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। नाज़रीन, ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया अपने प्रोग्राम में, ये फहरिस्त अभी बहुत से नाम इसमें शामिल नहीं किए गए। पाकिस्तान की सियासी तारीख पर इस तरह के खून के धब्बे मौजूद हैं, लेकिन सवाल यह है
कि क्या इंसाफ मिला और क्या कातिलों की निशानदेही हो सकी। रुबीना कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, और सानेहा कारसाज के मौके पर ये भी उसी रैली में मौजूद थी जिसमें 180 से जायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद हुए। मोहतरमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सानेहा कारसाज हो या फिर 27 दिसंबर का ये अलमनाक सानेहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी बनी, 5 साल हुकूमत में रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन जो मुजरिम इसके पीछे थे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कातिल, उनकी निशानदेही नहीं हो सकी। क्या इसकी वजह है? क्या दबाव है? इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? अवाम को क्यों नहीं बताया गया? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तारीख है कि जो उसकी कुर्बानियां हैं और जो उसके शोहदा की कुर्बानियां हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की जो कुर्बानियां हैं, आज अगर मुल्क में जमहूरियत है तो वो उन्हीं कुर्बानियों की काबिश है। तो जिस तरह से आपने कहा कि 18 अक्टूबर के शोहदा की एफआईआर जी बिल्कुल काटी गई थी हमने, और वहाँ पे बिल्कुल जो है वो एक कोशिश यही थी कि ना काटी जाए, क्योंकि मुशर्रफ का दौर था और उसमें जो है वो ख़ास तौर पर ये कोशिश की जा रही थी कि मतलब इसकी कोई भी इंक्वायरी भी ना हो और कोई फेयर इंक्वायरी ना हो और किसी भी तरह से जो है ये केस जो है उसको आगे प्रोसेस उसका ना चल सके। तो मैं यही कहूंगी कि देखिए, जो हमारे यहाँ खास तौर पर एक जो सिस्टम है, स्पेशली मैं ये कहूंगी कि पुलिस का भी अगर आप देख लें, फिर उसके बाद जो जुडिशरी का जो सिस्टम है और जो अदालतों में फिर जो केस जाते हैं और फिर जो उनके जो फैसले आते हैं, और उसके बाद जो है वो काफी सारे जो कल्प्रेट्स हैं वो बरी भी कर दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैं ये कहूंगी कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपनी पूरी जिम्मेदारी की और जो है वो केस को रजिस्टर भी करवाया और जो है उसके ऊपर कमीशन बनाने की भी बार बार बात की, और अच्छा हमने मैडम, आप उसकी आप आप उस रोज मौजूद थी, हमें बताएं कि एग्जैक्टली उस रोज क्या हुआ था। देखिए, शहीद मोहतरमा ट्रक पे तो मेरी वालदा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ थी, और बिल्कुल जो है वो पूरे, बल्कि मेरा तो पूरा घर ही जो है वो इस काफिले में चल रहा था। और जो है वो मेरे भाई थे, मेरे मतलब पूरी एक वो फैमिली मेरी जो है वो साथ साथ बीबी के कारवां के साथ चल रहे थे। लेकिन जो भी कह लें, खुशकिस्मती कह लें या जो भी वो अल्हम्दुलिल्लाह वो आज हैं दुनिया में। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जो एकदम से, क्योंकि बीबी ने जो जो एक आप देखते होंगे तस्वीर में और बहुत सारी वीडियोस में भी है कि जो एक कबूतर था वो बीबी के दुपट्टे पे आके बैठा, और वो जो है फिर उसके बाद वो जब वो दुपट्टा चेंज करने के लिए गई हैं और उसके साथ उनके साथ ही जो है वो मेरी वालदा भी नीचे चली गई, और जो वो बताती हैं हमें मेरी वालदा के उसके बाद जो है वो एकदम से ब्लास्ट हुआ है। और उसके बाद मतलब मेरी वालदा की खुद की ये हालत थी कि वो काफी मतलब 2 साल तक तो उनको सही से सुनाई नहीं देता था, उनका जो स्मेल करने की जो एक वो होती है वो उनकी खत्म हो गई थी, जो मतलब उनकी एक उसमें काफी सारी वो एक मेंटली वो उसमें हो गया था उनको। लेकिन जो उसके बाद फिर भी जो है शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जो है वो हिम्मत की और वो देखा कि मेरे लोगों को तो जो है वो जब वो बाहर निकली हैं ट्रक से, जो मेरी वालदा बताती हैं, और उस तरह वो एकदम से जो उनको सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की परवाह थी कि, और उनके साथ वो हॉस्पिटल भी गई हैं, और हॉस्पिटल से जो है फिर बाद में आप हम सबको पता है कि उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और जो है वो बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी वालदा शेयर करती हैं हम लोगों के साथ, जो उस वक्त क्योंकि वो ऑन द स्पॉट जो ट्रक के पास थी और ट्रक के ऊपर थी, वो बताती हैं कि क्या किस तरह से बीवी शहीद ने जो है वो तमाम वो जो हालात हुए, और उनको उसमें भी जो है अपने आप को वो अपनी फिक्र नहीं थी, उनको अपने लोगों की फिक्र थी, और वो उसी वक्त हॉस्पिटल भी पहुंची। और उसके बाद जो है वो उनका यही था कि जो है ये मेरे लोगों के साथ नहीं होना चाहिए था, और ये जो है
मुझे मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो है मेरे मेरे कारकुनों को जो है वो जो है कीमत अदा करनी पड़ी है जमहूरियत की। तो वो सारी चीज़ें जिस तरह की बीबी आपको पता है कि अपने लोगों का एहसास करने वाली थी और जिस तरह से वो प्यार करती थी अपने लोगों के साथ, तो वो सारी रात सो नहीं सकी थी और उनकी एक मतलब वो एक दर्द में थी अपने लोगों के, अपने कारकुनों के और अपने जालों के। और आप देखिए कि फिर भी जो है वो नहीं डरी हैं और उन्होंने कोशिश यही की है कि जमहूरियत इस मुल्क में आए, हमें चाहे कितनी कुर्बानियां देनी पड़े। और आज लियाकत बाग के शोहदा की और साने कारसाज की शोहदा की ही कुर्बानियां हैं, जिसकी वजह से आज मुल्क में जैसी भी लूली लंगड़ी जमहूरियत है, लेकिन हम इसे जमहूरियत कह सकते हैं। और यही वजह है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप तारीख उठा के देखें तो पीपल्स पार्टी के लोगों ने, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से अगर आप देखें, मुर्तजा भुट्टो हैं, फिर आप देखें कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और प्याले और कारकुन जिस तरह से उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उसकी मिसाल किसी और पार्टी में नहीं मिलती। और हम इसीलिए कहते हैं कि हम जो है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए जो है वो जान देने से भी दुरेक नहीं करते। और जो है वो हम अपने मुल्क के लिए हर वक्त हाजिर हैं। और मैं यही कहूंगी कि जब इतनी कुर्बानियां दी जा चुकी हों जमहूरियत के लिए, तो दूसरी पार्टी के लोगों को भी चाहिए कि वो जमहूरियत को ट्रेड पे रखने के लिए अपनी जो है वो कोशिशें रखें। क्योंकि आप देखें कि डिक्टेटरशिप की 32 साल जो है इस मुल्क में डिक्टेटरशिप रही है और उसके नतीजे में जो आज हालात, हम पॉलिटिशियंस को बहुत आराम से कह देते हैं, टीवी टॉक शोज में भी बहुत सारे तंजिए भी हो जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि हम अपने घरों से जब निकलते हैं तो हम अपनी जान जो है वो हथेली पे लेके निकलते हैं, इस पाकिस्तान की मैं कौम के लिए, लेकिन सवाल पाकिस्तान ये के है, लिए। आप बिल्कुल दुरुस्त जी फरमा रही हैं। दोनों ये जो जी इंसिडेंट्स हुए, वो 18 अक्टूबर का हो या 27 दिसंबर का, तारीख में अलमनाक तरीन सानहा के तौर पर हमेशा याद रखे जाएंगे। शेख रशीद अहमद साहब ने अपनी किताब लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक और अपनी दूसरी किताब फर्जंदे पाकिस्तान शेख रशीद अहमद के 50 साल में ये लिखा है कि उस वक्त के सदर परवेज़ मुशर्रफ ये नहीं चाहते थे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में आएँ और तीसरी मरतबा जो है वो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बने। और इल्ज़ामात जो लगाए गए इस कत्ल के, वो डायरेक्टली परवेज़ मुशर्रफ पर लगाए गए। मैं अभी सुनवाता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा है, आसिफ अली जरदारी ने क्या, और परवेज़ मुशर्रफ साहब का इस पर क्या स्टांस है। लेकिन मैं आपसे पहले ये सवाल लूंगा, उसके बाद मैं उनकी गुफ्तगू सुनवाऊंगा कि जब 18 अक्टूबर को इतना बड़ा सानहा हुआ, 180 के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन उसमें शहीद हुए, तो दिसंबर में जो सानहा हुआ जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, उनको थ्रेट्स भी थे, टेलीफोन कॉल्स भी आते रहे, पार्टी की जानिब से किसी ने रोका नहीं कि आप ना करें लियाकत बाग जलसा, या जब बार बार उनको ये इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि आप पर अटैक होने वाला है तो उनको रोका क्यों नहीं गया? देखिए, मैं बिल्कुल उनको इस चीज़ का बिल्कुल अंदिया था कि क्योंकि मेरी वालदा थ्रू आउट जो है इस कैंपेन में उनके साथ, क्योंकि वो उनकी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी संभालती थी परवीन बशीर कानी साहिबा, और उनके साथ साथ होती थी, और बल्कि मतलब दिन रात ही मैं कहूँगी कि साथ होती थी कि उनको वो बहुत सारी चीज़ें उनको फील भी होती थी कि उनकी गाड़ी का पीछा किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती थी जो उन्हें लगता था कि जो है वो कोई है कि जो मतलब एक ज़ाहिर सी बात है, इतनी बड़ी लीडर थी, उनको कहीं ना कहीं से एजेंसीज भी बोलती होंगी या जो भी चीज़ें थी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर कानूनदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज एहसन साहब। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मौजूद थे जब सानहा कारसाज हुआ। सर, सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी रही, सदर भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, वजीर दाखिला भी थे, लेकिन कोई प्रॉपर तफ्तीश नहीं हो सकी। जो कातिल थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के या सानहा कारसाज के पीछे जो चेहरे थे, उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। क्या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गफलत नहीं सर? ये इसमें पार्टी को जरूर ज्यादा अहमियत देनी चाहिए थी, इस मामले को बहुत ज्यादा अहमियत देनी चाहिए थी, बल्कि तरजीह नंबर 1 होनी चाहिए थी। और इसकी खोज तक पहुंचना कि उसके पीछे बड़े हाथ कौन से थे, ये बड़ा अहम एक हमारे लिए और मुल्क के लिए, तारीख के लिए, कि इतनी बड़ी शख्सियत को इस तरह
एलिमिनेट किया जाए। दो दफा धमाके हों। एक दफा 18 अक्टूबर को धमाका हो कराची में, और उसमें एक 200 तकरीबन हमारे शहीद हो नौजवान। फिर और दूसरा धमाका 27 दिसंबर को लियाकत बाग रावलपिंडी में हो। और दोनों धमाकों में एक दो चीजें बड़ी उनमें एक ही तरह की है, और वो एक मिसाल के तौर पे कि दोनों में, जो मैंने कभी किसी और जगह होते नहीं देखा, दोनों में 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर आके वो सारे जो जाए वकूआ थी उसको मिटाने की, उसको धो देने की कोशिश की गई कि बिल्कुल धो दिया जाए इसको। और ये बड़ा अचंभे की बात है, ये होता नहीं है। और जाहिर है किसी की कुदरत, जिसके कोई बंदा ऐसा था, कोई ओहदेदार जिसकी कुदरत पंजाब पे भी चलती थी और उसका तसल्लुत सिंध में भी था, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ सूबों में धमाके हुए, और उसको चाहिए था कि वो तलब करता उसी वक्त पुलिस वालों को, और कि ये किसने धोया है, क्राइम सीन पहली दफा ही ना होने देता। और क्योंकि उसमें सारा एविडेंस जो है वो क्राइम सीन में था, और खुद मुशर्रफ ने अपनी किताब में सफा जो उसकी इन द लाइन ऑफ फायर है, अंग्रेजी की मैं एडिशन कह रहा हूँ, अंग्रेजी की एडिशन पेज 249 टू पेज 250, उसने खुद कहा है कि जब उसमें हमला हुआ दिसंबर 2003 में, तो उसने वो सारी, वो कहता है कि लिखता है कि जनरल कियानी DGISI था, और इसने इतनी अच्छी तफ्तीश की कि 8-9 दिन 9-10 दिन तो उसने किसी चिड़िया को भी नहीं फड़कने दिया क्राइम सीन पे, आने ही नहीं दिया करीब। और वो जब और उसमें क्योंकि वो छानबीन कर रहे थे, हर चीज की छानबीन कर रहे थे, तो नतीजा तो वो एक चिप उनको मिल गया, वो ये जो टेलीफोन का चिप होता है, उसको वो मुशर्रफ लिखता है, हम समझे थे बिगड़ गया होगा, वो साथ टेलीफोन भी था, टूट गया होगा। वो कहते हैं चिप हमने उसमें से निकाल के एक ताज़ा फोन में डाला तो वो चल पड़ा, और उससे वो हमने कॉल्स जो खुद कुछ बमबार को आई भी थी, वो उस धमाके से 10 मिनट पहले के उसको 5-6 कॉल्स आई थी, और मुख्तलिफ मकामात से। वो टावर्स कौन से थे जो मुशर्रफ की रूट पे थे, तो जाहिर है कुछ उसके मुआवनी वो उसको बता रहे थे कि अब वो यहाँ पहुंचा है, अब ये 0 पॉइंट गुजर गया है, अब वो मस्जिद एक है वहाँ रास्ते में एक्सप्रेस वे पे, वो गुजर गया है। वो गर्व ये कि वो उसको बता रहे थे, और आखिरी जो कॉल थी वो कोई 1 मिनट पहले थी, उसके बाद धमाका हो गया। तो वो उसको बताया, उसी वक्त धमाके में मुशर्रफ की गाड़ी कोई उछली, वो 10-15 फुट मुशर्रफ खुद कहता है, पर वो ड्राइवर बड़ी महारत से बगैर टायर के उसको लेके चला गया इनटू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाउस, द प्रेसिडेंट हाउस। तो ये उसको अगर पता था तो कि अगर क्राइम सीन वैसे ही रहेगा जाए वकूआ, तो वो चिप जो है वो में किसी ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के हाथ में आ जाए सर, और अगर ये चिप हाथ में आ गया तो फिर सारी जो लाइन है वो निकल आएगी। अब बदकिस्मती से कह लें, उस वक्त भी परवेज मुशर्रफ इक़्तिदार में था, और उसके बाद भी कुछ अर्सा इक़्तिदार में रहा, और वो उसमें वो इसमें भी मुआवनत की और सहूलतकारी की कि सारा जो क्राइम सीन है उस पर कोई फोन ना रह जाए, कोई चिप ना रह जाए, सब ड्रेन
में रावलपिंडी के ड्रेन्स में या कराची के ड्रेन्स में चले जाए, तो ये एक चीज थी जिसको मैं समझता हूँ, और मैंने बारहा कहा, मैंने लिखा भी, मैंने मज़ामीन लिखे अखबार, और ये कोट किया कि मुशर्रफ ने पेज 249 टू पेज 250 ऑफ इफ इन द लाइन ऑफ फायर, ये सर 3 हमलों का उन्होंने जिक्र किया 2003 में। 14 दिसंबर को हुआ, फिर 25 दिसंबर को हुआ, और उससे कबल 26 अप्रैल को हुआ। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि मेरे पर हमला किया गया। लेकिन सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी 5 साल, तो प्रेसिडेंट साहब इतने अंडर प्रेशर थे कि अगर आप पीपल्स पार्टी इतनी श्योर थी कि परवेज मुशर्रफ हैं इस असैसिनेशन के पीछे या इन अटैक्स के पीछे, तो उनके खिलाफ ना कोई कार्रवाई हुई, ना उस वक्त सजा देने की कोशिश की गई। इसकी सर क्या वजह है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी श्योर थी, मैं तो अपना आपको बता रहा हूँ कि मेरा एक जिस तरह रीजनिंग होती है, जिस तरह मंतक होता है किसी हकीकत तक पहुंचने के लिए, उसमें ये मंतक बड़ा जरूरी था कि देखा जाए कि कौन शख्स है जो लियाकत बाग में भी खून को धुला सकता है, शहीदों के खून को, और वो उधर भी कर सकता है इसमें कारसाज में भी, कराची में भी बैक वक्त। ये जो चीज थी ये बड़ी अहम बात थी। और उसके अलावा जो टावर्स थे वहाँ जहाँ बीबी शहीद हुई या कारसाज, वो टावर्स, फोन जो टावर्स थे, उनसे सारा मैटर और मटीरियल लेना चाहिए था, और वो नहीं हुआ। वो असल में इसमें अच्छा, एतजाज हसन साहब, आप चूंकि साथ थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के, तो इसकी क्या वजह है कि अगर 18 अक्टूबर को सानेहा कारसाज हो रहा है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपके पास है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को थ्रेट्स हैं बजरिया टेलीफोन भी कि आपकी जान को खतरा है, उसके बाद भी 27 दिसंबर को लियाकत बाग में जलसा होता है, उनको गोलियां मारकर शहीद कर दिया जाता है। पार्टी की तरफ से, आप लोगों की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से उनको रोका नहीं गया उस वक्त? रोका गया, बहुत सारे लोगों ने रोका, इसकी तो बहुत, और वो जिद थी। मैं तो नहीं था उस मौके पर, मैं तो उस वक्त नजरबंद था, परवेज मुशर्रफ का कैदी था, वो लॉयर्स हमारी मूवमेंट बुकरा की चल रही थी तो उसमें, और मैं तो कैद में बैठे हुए ये सानिया देखा, बस फिर और क्या बताएं भाई। बहुत शुक्रिया। सीनियर कानूनदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज हसन साहब प्रोग्राम में मौजूद, और रुबीना कायम खानी हमारे साथ मौजूद है। एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सानिया कारसाज के हवाले से सेनेटर एतजाज हसन और रुबीना कायम खानी साहिबा की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। बरखा दत्त साहिबा को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, और इस तरह के मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा कि मुझ पर जो इल्ज़ामात या मेरी कोताही जाहिर करने के हवाले से जो गुफ्तगू पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से की जा रही है उसमें कोई सदाकत नहीं है, और मैं इन तमाम इल्ज़ामात को कोई अहमियत नहीं देता। और एक इंटरव्यू उन्होंने और एक वीडियो बयान उन्होंने जारी किया जिसमें उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर तमाम तर मनसूबा साजी और मोहतरमा को शहीद करने का इल्ज़ाम आयद किया। जी रुबीना कायम खानी साहबा, सुनिए आपने गुफ्तगू उस वक्त के सदर की भी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, कोई भी अगर हुकूमत अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाती है तो वो इल्ज़ाम तराशी करती है। मीन्स के जिस तरह से आपने भी कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब, अभी हमारे मुल्क का सिस्टम ऐसा है, हमारे मुल्क की मशीनरी ऐसी है, ब्यूरोक्रेसी ऐसी है कि अगर आप आज अगर कल सीट से हटते हैं तो कल कोई आपकी सुनता नहीं है। उस वक्त जो है वो मुशर्रफ साहब थे, और वो कैसे इस चीज से बरी जमा हो सकते हैं कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और स्पेशली जो खास तौर पर
लियाकत बाग का जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद होती है, और उसके बाद जो क्या क्या हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने ये सारी जो है वो सफाई विद इन हाफ आवर जो है वो करवा दी थी। और ये मतलब जाहिर सी बात है, ये तो एक बहुत ही रेडिकुलस बात थी। और जो आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से वो कैसे, मतलब अगर आप सोचे, हाँ, आप और हम सोचें कि जो एक दुनिया की मानी हुई लीडर हो और वो हमारे ही घर में हो, और हम जो है वो मतलब हमारे बच्चों की माँ हो, तो वो उसको कोई भी मैं समझती हूँ ना हस्बैंड ना वाइफ, कोई उसमें इस तरह का कोई भी वो एलिमेंट हो ही नहीं सकता कि वो इस तरह से जो है वो उनको मतलब शहीद करवाने का सोचे भी। तो मैं ये कहूंगी कि ये बहुत ही रेडिकुलस इल्जाम था मुशर्रफ साहब का। और ये तो हमने तो, क्योंकि खास तौर पर मैं मेरी वालदा और बहुत सारे बीबी शहीद के करीब जो लोग थे, हमने देखा है शहीद ठीक है मोहतरमा जी। का रिलेशन और आसिफ अली जरदारी साहब का रुबीना रिलेशन, वो कायम जिस खानी तरह साहबा, आप के वक्त का बहुत नाजरीन, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है लाहौर में, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जलसों की तैयारी की जा रही है। तो कल तोशाखाना केस में उनकी हिफाजती जमानत के लिए दलाइल तलब कर लिए गए हैं। अल अजीजिया रेफरेंस में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस में वो अदालतों की जानिब से इश्तिहारी हैं। क्या नवाज शरीफ खुद को सरेंडर करने जा रहे हैं, और क्या आकर वो पहले अदालतों में पेश होंगे, उनकी हिफाजती जमानत मंजूर होगी? हमारे साथ मौजूद हैं सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन नवीद मलिक साहब। जी नवीद मलिक साहब, हिफाजती जमानत पर कल दलाइल तलब किए गए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के, क्या सरेंडर करने वाले हैं खुद को? क्या प्रोसीजर होगा उनकी वापसी का? किस तरह से फेस करेंगे तमाम तर केसेस को? सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आ जी नवीद मलिक साहब, आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? रही। जी जी, अब आई आपकी आवाज। सॉरी, आवाज पहले नहीं आ रही थी सर, आपकी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी है। कल उनकी हिफाजती जमानत पर दलाइल तलब किए गए हैं तोशाखाना केस में, अल अजीजिया एवनफील्ड केस में वो इश्तिहारी हैं। खुद को सरेंडर करेंगे अदालतों के सामने आकर? जी जी बिल्कुल, आज उनकी तरफ से जो है वो हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर की गई है, जो कि उनके जो वकील है अमजद परवेज साहब, उन्होंने दायर की। और अदालत से यह सजा की गई है कि 21 तारीख को जो है नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आ रहे हैं, और वो उनके जो मुकदमात हैं उन मुकदमात का सामना करना चाहते हैं। लिहाजा उनको इस हद तक हिफाजती जमानत दी जाएगी, उन मुकदमात की में पेश होने तक उनको कोई गिरफ्तार न करे। तो उस पे जो जो हॉनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं वो, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, इन दो जजेस पर मुश्तमिल जो बेंच था, उन्होंने इस केस की समाअत की। और अमजद परवेज साहब ने अपने दलाइल दिए कि इसमें बहुत सारी ऐसी मिसालें माजी में भी मौजूद हैं, और दूसरे लीडरान को भी ये जो है वो ये रियायत मिलती रही है। लिहाजा ये रियायत नवाज शरीफ साहब का भी हक है। उसकी दूसरी उन्होंने जो सुपीरियर कोर्ट्स की जो जजमेंट्स थी उनका भी हवाला दिया। तो उन्होंने फिर, चूंकि मैं ये समझता हूँ कि शायद जो ये हिफाजती जमानत है, हिफाजती जमानत में नोटिस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई मेरिट को टच नहीं किया जाता। इसमें तो सिर्फ इस हद तक उनको जमानत दी जाती है कि आप मुतलका अदालत में जाके वो सरेंडर करें और वहां पे जाके अपने मुकदमात का सामना करें। लेकिन चूंकि जाहिर बात है सियासी लीडर हैं और बाकी लोग भी, वो एक वैसे ही एक बना लेते हैं एक राय के शायद कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलीफ दिया जा रहा है, तो कोर्ट ने फिर वहां पे नैब को नोटिस करना मुनासिब समझा कि उनकी जो जो आर्गूमेंट्स है वो भी सुन लिया जाए। तो उन्होंने फिर नैब को नोटिस किया। हालांकि नैब प्रोसिक्यूटर को एडवांस कापी जो है वो पिटिशनर की तरफ से प्रोवाइड की गई थी, और वो अदालत में मौजूद थे, वो अदालत में मौजूद थे, वो इस केस को वॉच कर रहे थे। लेकिन जब अच्छा कोर्ट ने नवीद पूछा मलिक कि साहब, 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद लैंड करने वाले हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अगर उनकी जमानत मंजूर नहीं होती तो दूसरा लाहेअमल क्या होगा? अदालती गिरफ्तारी होगी उनकी? जी बिल्कुल, अगर हिफाजती जमानत उनकी मंजूर नहीं होती तो फिर वहाँ उनको गिरफ्तारी बिल्कुल होगी, और उनको फिर मुकदमात का जिस तरीके से सामना है वो गिरफ्तार होकर करना पड़ेगा। और अगर हिफाजती जमानत उनकी मंजूर होती है तो फिर उनको मुकदमात का जो तारीख है उस वहाँ तक जाने के लिए जितने भी दिन लेते हैं, 2 4 5 10 दिन, हिफाजती जमानत इतने दिन की होती है। हिफाजती जमानत ये नहीं है कि वो महीनों की जमानत आपको दे दी जाती है। तो वो इतनी जमानत अगर वो भी ना मिली तो फिर तो वो एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि उनको जमानत डिक्लाइन की जाए, क्योंकि ये एक आम आदमी को भी मिलती है, बाकी जो जमातें हैं उनके सियासी लीडरान को मिलती रही है। लिहाजा कोई ऐसी वजह है नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को ये रियायत ना दी जाए, क्योंकि इस रियायत का मेरिट से कोई ताल्लुक नहीं है।
ठीक है, ये तो आपने फरमाया कानूनी राय के ये 3 से 4 दिन पर मुश्तमिल होगी फासती जमानत, और उसके बाद फिर क्या लाहे अमल इख्तियार किया जा सकता है नून लीग की तरफ से? जो जिस केस में इनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया है या जो केस इनके खिलाफ जेर समात है, उस केस में ये फिर वहां पे अपीयर होंगे, पेश होंगे, सरेंडर करेंगे अपने आप को, और फिर वो उस केस में सदा करेंगे कि मुझे उस केस में बेल दी जाए। और वहां पे फिर कोर्ट जो है वो पूरे मेरिट्स भी देखेगी, आर्गूमेंट्स भी सुनेगी। फिर कोर्ट ये देखेगी कि क्या उस मुकदमे में इनको जमानत दी जाए या इनको गिरफ्तार करके जेल भिजवाया जाए, और फिर ट्रायल जो आगे पूरी अपील है उस समाप्त की जाए, उसके आर्गूमेंट सुने जाए। तो ये फिर पूरा प्रोसेस मेरिट पे होगा। लेकिन जो हिफाजती जमानत का जहां तक तल्लक है, उसका मेरिट से कोई तल्लक नहीं है केस के। ठीक है, सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन नवीद मलिक साहब प्रोग्राम मौजूद थे। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।